का स्वागत है STS चैनल पर। गाइस, आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो है पॉलिटी, दैट्स मीन्स राज व्यवस्था। ठीक है, आज आपकी ये फर्स्ट क्लास होगी। आज मैं इसमें आपको पढ़ाने वाली हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, कि आपको हिस्ट्री, देखिए आप दो तरीके से हिस्ट्री और पॉलिटी को रिलेट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, कि इसमें किस तरीके से हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए और उन्होंने कैसे अपना प्रचार किया, ताकि उन्होंने जो 200 वर्षों तक हमारे यहाँ राज किया। ठीक है, आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, बट पॉलिटी के किस तरीके से हमको पॉलिटी में हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो पढ़ना चाहिए, ये सारे मैंने आपके पॉइंट्स लिख रखे हैं, जिनसे आज तक के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं से ही रिलेटेड बनते हैं। ठीक है, तो पूरी इसी में बात होगी। तो राज व्यवस्था का मतलब होता है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हम पर राज किया। ठीक है, ये कौन कौन से एक्ट बनाकर हम पे रूल उन्होंने किया है, ये सारी बातें पॉलिटी में हमको पढ़नी पड़ती हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आपने जब भी आप पॉलिटी या किसी भी जैसे यूपी पीसीएस की एग्जाम की तैयारी करते हैं आप लोग, तो जब भी आपको बताया जाता है कि आपको पॉलिटी पढ़नी है तो आपको एक बुक बताई जाती है, वो है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है गाइस, बट है थोड़ी सी लेंदी, तो लोग इसको बीच में ही इसको किट कर देते हैं, पूरा नहीं पढ़ते हैं। बट मैं आपको उसी का ही पूरा, जितने भी शॉर्ट से शॉर्ट नोट हो सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उससे बन सकते हैं, मैं आपको पूरा इसमें पढ़ाने वाली हूँ। आपकी पूरी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो इसको आप पूरी सीरीज देखिएगा, आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो देखिए पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आपको ये बात पता ही होगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में कब आई थी, 1600 में आई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है तो ये तो पहले इसने ट्रेड से स्टार्ट किया कि इसको यहाँ पे क्या करना है, व्यापार अपना करना है। बट ये धीरे धीरे हुआ क्या कि हमारे यहाँ की राजनीति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, लड़ाई झगड़े वैसे भी होते रहते, तो इन्होंने ही इसी में क्या कर लिया, इनको लगने लगा कि अब यहाँ पे हम क्या कर, राजनीति में भी अपना आजमाने लगे। ठीक है, अपना लक इन्होंने आजमाया और वो लक काम भी कर गया। ठीक है, तो इनको क्या हुआ कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये बात आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी। ठीक है, पॉलिटी में जिस हिसाब से पढ़ना चाहिए उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत गए। ठीक है, जीतने के बाद इनको मिला क्या कि जो बंगाल, बिहार और ओडिशा था, वहां के इनको दीवानी अधिकार मिल गए। क्या होता है दीवानी अधिकार? ठीक है, इसको पहले समझ लीजिए। दीवानी अधिकार का मतलब होता है कि वहां पे जितना रेवेन्यू कलेक्शन होगा इन तीनों राज्यों में या इन तीनों प्रांतों में, यहाँ का रेवेन्यू कलेक्शन कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे। उसमें जितनी भी संपत्ति, जितनी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने लोग थे, उनका जितना भी लेखा जोखा होगा वो कौन देखेगा, ब्रिटिशर्स देखेंगे। यहाँ पे शासन खाली भारतीय करेंगे, भारतीय राजा, बाकी जो भी काम होगा रेवेन्यू का, पैसे से रिलेटेड, वो कौन करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे। तो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है इनकी राजनीति में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कौन सी डेट है ये, 1765 में। क्लियर हो गई बात? चलिए अब बात कर लेते हैं कि जब ये धीरे धीरे जब ये राजनीति में आ ही गए तो इनका शासन दो भागों में बटा आपको दिखता है। कौन है? एक कंपनी का शासन चलता है और एक चलता है सम्राट का शासन। ठीक है, कंपनी का शासन जो डेट है वो है आपकी 1773 से 1858 तक। ठीक है, और जो सम्राट का शासन है, सम्राट मतलब ताज मतलब जो रानी कौन थी, वहां की महारानी एलिजाबेथ थी, उनका यहाँ पे शासन चलता है 1858 से 1947 तक। ठीक है, कहने का यहाँ मतलब ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे भारत आई थी तो यहाँ पे इनको भेजा गया था, तो इनसे बोला गया कि आप वहाँ पे जाकर के ट्रेड कीजिएगा। बट इनको जब लगने लगा कि यहाँ पे ट्रेड करने के साथ साथ हम यहाँ पे राजनीति में भी अपना लक आजमा सकते हैं, तो इसके बाद इन्होंने कंपनी का शासन, इसी को कहा जाता है। ठीक है, जब कंपनी से चीज़ें नहीं संभली, इन्होंने अपना ही फायदा सबसे ज़्यादा देखा। जो सम्राट थे, जो एलिजाबेथ थी, उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, तब इन्होंने आकर के बोला कि अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, हम यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से शासन करेंगे। तो इसको बोला जाता है सम्राट का शासन। ठीक है, इतनी सी बात थी। अब बात आती है कि जो कंपनी का शासन था उसके अंतर्गत कौन कौन से एक्ट हैं जो बनाए गए थे। इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो देखिए कौन कौन से एक्ट हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है,
1781 का अमेंडिंग एक्ट आया। क्या क्या चीजें हैं मैं आपको इसको बाद में बताऊंगी, पहले आप देख लीजिए क्या क्या चीजें आपको इसमें पढ़नी है। तो जो अमेंडिंग एक्ट था 1781 को, इसी को बोला जाता है सेटलमेंट एक्ट, बंदोबस्त कानून। क्या है बाद में बताऊंगी, ठीक है। फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। यह आपसे मैचिंग द फॉलोइंग में बहुत पूछा जाता है गाइस, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1786 का एक्ट आता है। इसके बाद आते हैं चार्टर एक्ट, ठीक है। चार्टर एक्ट जो है वो 4 हैं। चार्टर एक्ट का मतलब होता है जो 20 ईयर्स का पूरा ब्यौरा, ठीक है। 20 ईयर्स के 4 आपको कानून मिलेंगे। कौन कौन से, कब कब? 1793 में आया, 1813 में आया, 1833 में आया और 1853 में आया। ये 20-20 वर्षों के अंतराल पे ये बनाए गए थे। तो ये 4 आपके सामने कानून हैं, ठीक है। इसके बाद अपने आपको क्या बताया था कि 1858 से किसका शासन स्टार्ट हो जाता है? सम्राट का शासन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद की कहानी ये है, ठीक है। ये यहाँ से मैंने एरो बना के आपके लिए नोट्स लिख रखे हैं। तो ये देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें। 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए, मैंने इसीलिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों बता रही हूँ कि भारत शासन अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन काउंसिल एक्ट कौन कौन से डेट में पूछे गए हैं, कौन कौन से डेट में आए थे, इसको याद रखिएगा कि 1858 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1861 में आया इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर 1892 में आया इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर 1919 में आया इंडियन काउंसिल एक्ट। मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट आपके कितने हैं? 3 हैं, 1861, 1892 और 1909 में, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी 3 है। कब कब आया? 1858 में, ठीक है, फिर आया 1919 में, फिर आया आपका 1935 में, ठीक है। ये है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 3 आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और 3 आपके इंडियन काउंसिल एक्ट ही। तीनों और जो 6 आपको मैंने बताई बहुत बार पूछे गए हैं कि कौन कौन से हैं, इनको किनको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट और किनको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट में है आपका 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। ये तो आपकी लास्ट की बात हुई। इतने सारे एक्ट हैं गाइस जो आपको इसमें पढ़ने हैं और इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आपकी इसमें की गई थी, ठीक है, अंग्रेजों ने जो भी चीज़ें हमारे पर रूल किया, वो क्या क्या चीज़ें करके किया था, वो सारी चीज़ें आपकी नेक्स्ट क्लास में होंगी। देखिए 2 पॉइंट्स और समझ लीजिए यहाँ पे, क्या होता था दीवानी अधिकार और क्या होता था फौजदारी मामले, ठीक है। जो दीवानी अधिकार होता था उसको बोलते हैं सिविल राइट्स एंड जो फौजदारी मामले होते थे उनको बोलते थे क्रिमिनल केस। फौजदारी मामले में ये चीजें देखी जाती थी कि किसने किसका मर्डर किया है, क्या कैसे चीजें, लड़ाई झगड़े, ये सब चीजें देखी जाती थी। और दीवानी अधिकार में क्या देखा जाता था कि किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ पे कौन से खेत हैं, ठीक है, कौन से कहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए सिविल राइट्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी कि कैसे कहाँ पे कितना रेवेन्यू हमको मिलना है, ये सारी चीजें दीवानी अधिकार में आते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके अंतर्गत जो भी चीजें हुई बताऊंगी, तो इसका वेट कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास होने वाली है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।